होना चाहिए। कब तक हम शहाबुद्दीन का राग अलापेंगे? बिल्कुल निश्चित विकास के मुद्दे पे ये 2020 का विधानसभा चुनाव हो। इस बार तो हमको नहीं लगता है कि कोई चुनौती आ रही है। इस बार जदयू साथ में है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। निश्चित भाजपा यहाँ जीतेगी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। मानती है कि विधायक ने अपने फंड का जो सदुपयोग करना चाहिए, अगर इन जगहों पे फंड का उपयोग किया जाता तो शायद जिला वासियों को कुछ राहत मिलती। उनका ध्यान उधर जाना चाहिए था, नहीं गया। तो सबका हक बनता है टिकट मांगने का। सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, विधायक एमपी बने। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। बात करें सिवान की तो सिवान में 8 विधानसभा सीट है और अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट रघुनाथपुर और सिवान सदर की सीट है। सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से अभी व्यासदेव प्रसाद विधायक हैं। सिवान सदर विधानसभा सीट से काफ़ी लोग उम्मीदवार हैं। उसी में एक मजबूत दावेदार हैं जिनसे हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं। अनुराधा गुप्ता जी हैं जो नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी है। इनकी ननद रोनू गुप्ता भी नगर परिषद की अच्छी चेयरमैन रह चुकी है और ये अभी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, अनुराधा गुप्ता जी से। सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है मैडम। हाँ नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिवान अभी वार्ड पार्षद हैं और विधानसभा की तैयारी कर रही है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग विधानसभा की तैयारी करें, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे भाजपा के व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हैं और पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा। अगर विधायक जी उम्मीदवार होंगे, पार्टी उनको पुनः टिकट देगी तो हम सभी उनके साथ रहेंगे और उनके इस लड़ाई में हम लोग हमेशा की भांति उनका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके कहे अनुसार अगर यहाँ पे कुछ अगर होता है, परिवर्तन होता है, तो हम लोग भी दावेदार के रूप में हैं। पार्टी जिसमें अपना आस्था दिखाए, जिसको टिकट देगी वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा और वही यहाँ से विजयी होगा। देखा जाए तो सिवान सदर विधानसभा की जो सीट है वैश्य वोट बैंक के मामले में सबसे ज़्यादा है। यहाँ वैश्य के जो वोट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। आप भी वैश्य समाज से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? हाँ, सिवान विधानसभा में वैश्य बहुल क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर जाति की इसमें बहुलता नहीं है। सभी जातियों की इसमें संख्या है और मैं अगर पार्टी मुझ में आस्था दिखाती है, मुझे मौका देती है, तो मैं जनता के बीच अभी तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ड्रेनेज समस्या। मैं इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाऊंगी और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले सिवान में नालों की समस्या में सुधार लाऊंगी। इसका मास्टर प्लानिंग हो ताकि कहीं जल जमाव ना हो। इससे सिवान की जनता काफ़ी परेशान है। शहरी क्षेत्र आप देखेंगे, पाल नगर, हमारे घर के पीछे नई बस्ती महादेवा है, वो सब जल जमाव में डूबा हुआ है, जिससे आम जल जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त है। अभी कोरोना का प्रकोप था ही, उसके बाद बाढ़ में भी लोग काफ़ी बुरी तरह से परेशान हैं। तो इसको हम लोग मुख्य मुद्दा बनाएंगे और सिवान को इस जल जमाव से मुक्ति दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही सिवान में विकास हुआ है, लेकिन और प्लानिंग के साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो हम लोग इस कड़ी में यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए, बच्चों को लेकर टाइम पास करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो पार्क का भी निर्माण होना चाहिए था। गांधी मैदान का कुछ साल पहले 4 दीवारी हुआ था, लेकिन जो गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो अधूरा है। यहाँ एक पंच मंदिरा भी है जिसका काफ़ी अच्छा है, वहाँ मंदिर भी है, एक तालाब है और उसके चारों तरफ काफ़ी स्पेस है। तो उसको भी डेवलप किया जा सकता है पार्क के रूप में। वो एक अच्छा जगह है लोगों को घूमने के लिए, शाम में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गांधी मैदान का आपने जिक्र किया तो उसका आवाज़ हमेशा से उठता रहा। सौंदर्यीकरण करवाया गया, बनवाया गया, लेकिन उसमें काफ़ी घोटालेबाजी हुई। जो
विकास के लिए पैसे मिले थे, फव्वारे लगाना, लाइटिंग करना, वोटिंग करना, वो सब कुछ नहीं हो पाया। और अभी देखा जाए तो जो पानी उसमें लगता है उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से वो पूरी तरह से डूब चुका है। तो आप भी मानती है कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें हुई है? हाँ नहीं, मुझे घोटालों के बारे में नहीं आइडिया है। उसका वही मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि चारदीवारी हुआ, लेकिन जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अधूरा है। क्योंकि सिवान के बीचों बीच सिवान में एक गांधी मैदान, वही एक बड़ा सा जगह है जहाँ पे किसी तरह का आप कार्यक्रम या आयोजन कर सकते हैं, या फिर सुबह शाम बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी जाते हैं टहलने के लिए, और बहुत सारी महिलाओं का ग्रुप भी वहाँ योगा वगैरह सिखाता है। तो जैसे उसका उत्थान होना चाहिए, नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं अधूरा है। तो जिसको भी मौका मिलेगा वो ज़रूर मैं चाहूँगी कि उस काम को वो पूर्ण करें। सिवान शहर जो है, शहर के लोग जो है वो ट्रैफिक की समस्या से लगातार परेशान होते हैं। और अब सदर विधानसभा में देख लीजिए, अभी कई गांव हैं, विधायक जी के गांव के अगल बगल जो गांव है वो एक टापू बन गया है, पानी से पूरी तरह डूबा हुआ है। लेकिन लोगों के बीच ये भी है कि कोई विधायक या जनप्रतिनिधि देखने नहीं आ रहा है। तो इस तरह की समस्याओं जो हो रही है, लगातार ट्रैफिक की समस्याएं, तो लोगों को कैसे निजात दिलाएंगे? क्या प्लानिंग रहेगा आपके लिए? सिवान का मुख्य समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, घंटों लोग जाम में फंस जाते हैं। इसके लिए हम लोग जिला अधिकारी की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में कई बार बैठक हुई है, और सिवान के मुख्य जनप्रतिनिधि और जो भी समाज से मुख्य धारा से जुड़े हैं उनको बुला करके बैठक की गई है, उनके द्वारा सुझाव मांगा गया। हम लोगों ने भी वहाँ सुझाव दिया, हम लोग मेरे द्वारा भी वहाँ सुझाव दिया गया था कि एक जो पाल नगर में जल जमाव होता है, आप कई सालों से सुनते हैं कि पाल नगर पूरा पानी में डूब जाता है। उससे संबंधित पीछे जो नई बस्ती है वो आपको 34 नंबर वार्ड, 33 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड, ये वो 5-6 वार्डों को जोड़ता है, और वहाँ जल जमाव भी होता है। तो हम लोगों ने ये वहाँ सुझाव दिया कि वहाँ पे एक बड़ा नाला का निर्माण होता है, काफ़ी स्पेसियस है, और शहर का वो मुख्य नाला होगा। तो नाला का निर्माण भी हो जाएगा, जल जमाव से छुटकारा भी लोगों को मिलेगा, और एक वो रास्ता भी हो जाएगा। जब अगर मुख्य मार्ग जाम रहेगा तो उस रास्ते से भी लोग आना जाना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ शहर की जो जाम है वो उधर जाएगी, तो उससे हमको निजात मिलेगा। एक वो हो गया। और दूसरा, आप लाल कोठी बबुनिया रोड होते हुए जो आपको बेलहट्टा पोखरा के पीछे जो मुख्य नाला है, और आपको गलामंडी होते हुए, लाल कोठी होते हुए दहा नदी को जोड़ता है, वो उस नाले का भी निर्माण अगर हो जाता तो वो भी एक रास्ता बन जाता, जिससे जो भारी समस्या रहती है ट्रैफिक का, तो कुछ भीड़ उधर जाती, जिससे कुछ राहत मिलता। तो ये दो मुख्य नाला भी है और वो रोड का भी काम करता, मार्ग का भी काम करता, तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये हो नहीं पा रहा है। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए, और इसको करने से दो समस्या से निजात मिल रहा है, एक तो ट्रैफिक का और दूसरा जल जमाव का। जो आपने जो समस्याएं बताई, तो अभी देखा जाए तो नगर परिषद में आप ही की भाजपा के ही अध्यक्ष हैं, विधायक भी भाजपा के ही हैं, केंद्र में और राज्य में भी आपकी सरकार है। तो फिर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तो किसकी कमियां मानती है? नगर परिषद की है, विधायक की है, या सरकार की है? देखिए, कमी किसकी है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन नगर परिषद की जहाँ तक बात है तो ये बड़ी राशि की योजना है, और नगर परिषद में इतनी बड़ी राशि एक बार नहीं लिया जा सकता, जिसके कारण ये योजना नहीं हो पाया। और इस योजना के लिए मुझे लगता है कि विधायक जी यहाँ या फिर यहाँ के माननीय सांसद अगर चाहेंगे तो ये योजना पूरा हो सकता है। तो आप मानते हैं कि विधायक ने अपने फंड का जो सदुपयोग करना चाहिए, अगर इन जगहों पे फंड का उपयोग किया जाता तो शायद जिला वासियों को कुछ राहत मिलती? उनका ध्यान उधर जाना चाहिए था, नहीं गया। इस योजना को लेकर वो सरकार के पास रखते तो निश्चित, या फिर उनके द्वारा अगर पहल नगर विकास में भी किया जाता तो वो राशि मिलता और ये योजना हो सकता था।
अच्छा, एक ये भी सवाल जुटता है कि आप वार्ड पार्षद है और नगर परिषद पर लगातार घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसमें मैं आपको बहुत कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन घोटाला शब्द ये सिवान के लिए काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन बड़ा अजीब बात है कि घोटाला जो बोला जाता है, जो भी आपके द्वारा या जिनके द्वारा ये आरोप लगाए, विपक्षियों के द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जाता है कि भाजपा नेता धनंजय सिंह की पत्नी सिंधु सिंह नगर परिषद की अध्यक्ष है और लगातार उनके द्वारा घोटाले किए जा रहे 17-18 घोटालों की लिस्ट भी बाकायदा उन लोगों ने बना के रखी है। नहीं, मैं वही आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि किसी योजना के तहत कुछ अगर खरीदारी हुआ, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि 1 करोड़ का डस्टबिन का अगर खरीदारी हुआ और डस्टबिन 1 करोड़ के अंतर्गत जितना भी प्रति उसका प्राइस हो उसके हिसाब से उतना अदद लिया गया हो और उसमें आप अगर कहते हैं कि 1 करोड़ का घोटाला है, तो फिर कैसे 1 करोड़ का घोटाला है? सामान तो लिया गया है। हो सकता है विभागीय त्रुटि हो तो ये जांच का विषय है कि विभागीय त्रुटि कहाँ पे है, न कि आप उसको 1 करोड़ का घोटाला कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं नगर परिषद को शायद बदनाम करने के लिए। कुछ बातें हो भी सकती हैं, मैं उसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, मेरे जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है कि घोटाला इस बोर्ड के द्वारा हुआ है। मेरे अभी संज्ञान में नहीं आया है। 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो बबलू चौहान है वो एनडीए से महागठबंधन से प्रत्याशी थे, राजद और जदयू के प्रत्याशी थे और इधर विधायक जी भाजपा से प्रत्याशी थे। बहुत कम मतों से उनकी जीत हुई थी। तो इस बार जदयू आपके साथ है, तो राजद जो है विपक्ष में किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी? इस बार तो हमको नहीं लगता है कि कोई चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि इस बार पिछली बार जदयू राजद के साथ अलायंस था और भाजपा अलग लड़ी थी, तो बहुत कम वोट, ठीक है आप कह रहे हैं कि जीत का बहुत कम अंतर था, लेकिन इस बार जदयू साथ में है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। निश्चित भाजपा यहाँ जीतेगी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सदर विधानसभा की बात करें तो आप एक महिला प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी है। आपके साथ आपके सुधीर जायसवाल जी हैं, देवेंद्र गुप्ता हैं, राहुल तिवारी हैं, मुकेश कुमार बंटी, ऐसे लंबी लिस्ट है जो लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो आप लोग में अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है, चूँकि सभी का हम कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टी से जुड़े हैं, किसी न किसी पार्टी के जिम्मेदार पोस्ट पे हम लोग हैं, तो सबका हक बनता है टिकट मांगने का। सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, विधायक एमपी बने, तो बस सबकी इच्छा है और जिस दिन किसी एक को टिकट मिलेगा सब उसके साथ रहेंगे। लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रही है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? हाँ, चूँकि मैं पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच रहती है, तो उस नाते मैं लोगों के बीच जाती हूँ। तो लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफ़ी अच्छा उनके मन में इसके प्रति है, क्योंकि कोरोना में आपने देखा होगा कि कोई दल आपको लोगों के बीच नहीं दिखाई दिया, क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों को राहत सामग्री बांटा, उनके बीच रहा, उनके दुख सुख में रहा। तो इसको लेकर के आम जनता में काफ़ी अच्छा संदेश है। संभवतः अगर ऐसा माना जाए आपको टिकट मिलता है तो आप लोगों से किस मुद्दे पे वोट मांगी? प्राथमिकता आपको क्या होगी कि अगर आप विधायक बनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता लोगों के लिए क्या होगी, विकास के लिए? हाँ, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कि वहाँ उचित उन लोगों को रोड नाला दिया जाए और वहाँ से जुड़ी जो भी समस्या है, खास करके महिलाओं के लिए, कि वो बिल्कुल निर्भीक हो करके और शहर में उनकी बच्चियाँ स्कूल तक जाएं, कॉलेज तक जाएं। इस मुहिम में अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसका सबसे पहले निपटारा करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं वो शिक्षा से जुड़े और उच्च शिक्षा को प्राप्त करें और वो स्वावलंबी बने।
एक और मुद्दा है कि सिवान का जो राजनीति रहा है हमेशा शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। भाजपा जो है हमेशा राजद का ऐसा आरोप लगता है कि भाजपा हमेशा शहाबुद्दीन का नाम लेकर चुनाव में जाती है। आपके पूर्व MLC मनोज सिंह ने भी ये बात कहा कि शहाबुद्दीन के नाम पर अब चुनाव नहीं विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए, जबकि ओम प्रकाश यादव इससे इतर दिखते हैं और शहाबुद्दीन के नाम पर ही बातें करते हैं। तो क्या लगता है कि अब राजनीति चेंज होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए या फिर अभी भी शहाबुद्दीन के मुद्दे पे बात होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो 3 तलाक, आपका ये 370, राम जन्मभूमि, ये सारे मुद्दे को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो कब तक हम पुराने ढर्रा पे चलेंगे? कुछ तो नया होना चाहिए। कब तक हम शहाबुद्दीन का राग अलापेंगे? बिल्कुल निश्चित विकास के मुद्दे पे ये 2020 का विधानसभा चुनाव होना चाहिए और हमारी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। हम उनके उपलब्धियों को बिल्कुल जनता के बीच रखेंगे, गिनाएंगे और उसके आधार पे हम वोट लेना चाहेंगे जनता से। एक आम सवाल है कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो क्या ऐसे में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो हम लोग के स्तर की बात नहीं है, ये चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग अगर उसको उचित लगेगा तो वो चुनाव टालेगा। उसमें भी बीजेपी हमारी तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है। और अगर वो अभी चुनाव अपने नियत समय पे कराना चाहे तो भी हमारी पार्टी तैयार है, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा अपने काम जो है वो नियत समय पे करती रहती है। 365 दिन कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये चुनाव आयोग का जो भी निर्देश होगा, जैसा भी आदेश होगा, हम लोग तैयार हैं। सिवान की जनता से क्या अपील करेगी? सिवान विधानसभा के लोगों से क्या अपील करेंगी? मैं सिवान की जनता से अपील करूंगी कि सबसे पहले तो अभी कोरोना महामारी में आप अपने घर में रहें। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, और निकले तो मास्क का ज़रूर उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें और अपने घर के बुजुर्ग और बच्चों को बिल्कुल सावधानी के साथ घर में रखें और कहीं भीड़ ना लगाएं। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये साल काफ़ी दुखदाई रहा, क्योंकि हमारे बहुत जानने वाले, बहुत करीबी लोगों का देहांत हो गया। इस साल को हमेशा लोग भूल नहीं पाएगा। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि कुछ जगहों पे, कुछ पंचायतों में बाढ़ आ गया है, तो हमारे लोग वहाँ राहत का सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन मैं आम जनता से भी अपील करूँगी कि आप लोग भी उस कार्य में सहयोग करें, क्योंकि एक व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है, लेकिन हम सब मिलकर अगर करना चाहें तो बिल्कुल उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मैं जनता से अपील करूँगी कि आप स्वच्छ छवि वाले अपने जनप्रतिनिधि को चुनें, जो आपके बीच रहे और आपकी समस्याओं को सुन सके और आपके क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास कर सके। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अनुराधा गुप्ता जी थी, जिन्होंने कहा कि लोगों से उन्होंने अपील किया कि स्वच्छ छवि के नेता को चुने, जो आपके बीच रह सके, आपके विकास की बातें कर सके। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जनता इनको लेकर कितना गुलबंद हो रही है।